यह जो आधुनिक भारत के इतिहास का जो यह खंड है, इस खंड का उल्लेख सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के पहले पेपर में भी स्पष्ट रूप से है। 18वीं शताब्दी के मध्य से आपको आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करना है, या आपने देखा होगा पाठ्यक्रम में। मैंने कहा कि यह रुचिकर तथ्य है जो हमें समझने की जरूरत है, वो यह है कि जब इतिहास में यह खंड पढ़ना ही था तो राज व्यवस्था में इस खंड को दोबारा रखने की क्या आवश्यकता आ गई? क्या दोनों के पढ़ने का तरीका एक ही होना चाहिए? अगर एक ही है तो फिर दो पेपर्स में, दो प्रश्न पत्रों में अलग अलग एक ही विषय को, एक ही टॉपिक को रखने की क्या जरूरत है? और अगर अलग अलग तरीका होगा पढ़ने का, तो इतिहास के पढ़ने का दृष्टिकोण या तरीका क्या होगा, और पॉलिटी में, राजव्यवस्था में इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? यही इस पूरे विषय की विशेषता है जो हमें वास्तविक रूप में समझनी है। तो आज की कक्षा में मैं जिस तरीके से आपसे बात करूंगा, वो दृष्टिकोण हमारा सबसे उपयुक्त इस रूप में कहा जाएगा कि संघ लोक सेवा आयोग ने राजव्यवस्था में इस टॉपिक को रखकर हमारे उस दृष्टिकोण की जांच करने का उद्देश्य रखा है कि हम वाकई संविधान की समझ रखते हैं या हमने इतिहास में जाकर संविधान की कुछ बातों को समझ लिया है या जान लिया है। यही इस पूरी कक्षा का उद्देश्य भी है और यहीं से हमारे लिए प्रश्न भी बनेंगे। तो हम अपनी कक्षा में इसी तरह के दृष्टिकोण को फॉलो भी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि यह दृष्टिकोण अगर आप परीक्षा में लिख कर आएंगे तो पूरी राज व्यवस्था को पढ़ने का एक नया दृष्टिकोण विकसित होगा जो परीक्षा के अनुरूप सटीक साबित होगा। अब इसके पहले कि हम विशेष बात करें इस पूरे पाठ्यक्रम पर या इस टॉपिक पर, एक शब्द जो हमारे सामने रखा गया है, आधार। कैसा आधार? ऐतिहासिक। किसका? संविधान का। तो आधार क्या होता है? आधार स्तंभ भी कह सकते हैं उसको, पिलर। तो हिस्टोरिकल पिलर क्या होगा संविधान का? संविधान का इतिहास और संविधान का ऐतिहासिक आधार, क्या अंतर है दोनों में? एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा, कि जब हम किसी ऐतिहासिक महत्व के स्मारक जाते हैं घूमने, मान लिया आप दिल्ली के लाल किला में घूमने गए और उसके इतिहास की जानकारी ली कि लाल किला किसने बनवाया, कब बनवाया, उसकी विशेषता क्या है, किस तरह की संस्कृति उसमें दिखाई देती है। अचानक से आपको लगा कि अरे यह बात आ रही है जो कहीं ना कहीं संविधान से मेल खाती है। तो हमने उसको अलग से समझ लिया कि अच्छा, यह जो पॉइंट है यह संविधान में भी लिखा जा सकता है। लेकिन हमारा उद्देश्य संविधान ढूंढना नहीं था, हमारा उद्देश्य था उस स्मारक की ऐतिहासिक विशेषताओं की जानकारी लेना। इसका मतलब है कि अगर हम इतिहास की मानसिकता लेकर किसी चीज को ढूंढना चाहेंगे तो वह इतिहास ही मिलेगा उसमें। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम संविधान की मानसिकता लेकर उस स्मारक में प्रवेश करें तो हमें केवल वही चीजें दिखेंगी जो संविधान में या संविधान से जुड़ती हैं, और हमारे लिए वो ऐतिहासिक जो तथ्य होगा वो शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा। इसका अर्थ है कि हम प्रिज्म को बदलकर देखने की कोशिश करेंगे। एक और उदाहरण है कि यदि हम संविधान की व्याख्या करने के लिए दो अलग अलग व्यक्तियों को दायित्व सौंपें, एक दायित्व सौंपे हम संविधानविद डॉक्टर सुभाष कश्यप को और दूसरा दायित्व सौंपे
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। दोनों की व्याख्याओं में अंतर कहां दिखेगा हमें? अगर दोनों ने संविधान के अनुच्छेद 1 की व्याख्या की तो अनुच्छेद 1 न तो अमर्त्य सेन बदल सकते हैं, न डॉक्टर सुभाष कश्यप बदल सकते हैं, न मैं बदल सकता हूं, न आप बदल सकते हैं। अनुच्छेद यह लिखता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। लेकिन जब अर्थशास्त्री की नजर उस पर पड़ेगी तो वह यह देखेगा कि क्या भारत अगर राज्यों का संघ है तो क्या वह संसाधनों का वितरण कर सकेगा जैसा हम चाहते हैं? अगर विधि का ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति उस पर नजर डालेगा तो यह सोचेगा कि क्या भारत राज्यों का संघ होने के कारण विधि बनाने वाली संस्थाएं 2 हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि तथ्य वही रहेंगे, नजरिया क्या है हमारा, आउटलुक कैसा है, दृष्टिकोण कैसा है, यही जांच का आधार होगा। इसलिए पाठ्यक्रम में जो शब्दावली रखी गई है वह है संविधान का इतिहास नहीं है, उसने लिखा है संविधान का ऐतिहासिक आधार। अंग्रेजी शब्द उसके लिए क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, द पिलर्स वी हैव टू आइडेंटिफाई इन द हिस्ट्री, पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उन आधार स्तंभों की पहचान करनी है इतिहास में जाकर जो प्रावधान आज के संविधान में शामिल हैं, जो संकल्पनाएं आज के संविधान में शामिल हैं, वो संकल्पनाएं किन स्तंभों पर इतिहास में आधारित रही होंगी, इन्हीं की खोज करनी है हमें इस टॉपिक के तहत। वो कैसे होगा उसी की चर्चा हम लोग अभी करेंगे इस कक्षा में। उसके पहले एक बात यहां सामने लिखी है मैंने आपके लिए कि संविधान के ऐतिहासिक आधार के अध्ययन की आवश्यकता ही क्यों है। वाई वन शुड स्टडी द हिस्टोरिकल पिलर्स और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों पढ़ना चाहिए? अध्ययन का दृष्टिकोण तो अभी मैंने बताया कि अध्ययन का दृष्टिकोण यह होगा कि हम यहां पर व्यक्ति है और यहां इतिहास है और बीच में एक प्रिज्म लगाया है, वह प्रिज्म है संविधान का। तो जब व्यक्ति यहां से देखेगा तो संविधान की खोज करेगा इतिहास में। यही दृष्टिकोण है जिस पर हमें बात करनी है। और दोनों में क्या अंतर आएगा ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि वाकई इस तरीके से संविधान के इतिहास को देखा जा सकता है। इसके बाद संविधान के ऐतिहासिक आधार को ढूंढने के लिए कई चरण हैं जिनकी चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे ब्रिटिश विधि प्रणाली की स्थापना का चरण है 1600 से 1772 का, नियमन एवं नियंत्रण का चरण है 1773 से 1832, शासन का चरण है फेज ऑफ गवर्नेंस 1833 से 1856, शक्तियों के हस्तांतरण का चरण है फेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर्स 1858 से 1918 और सुधारों का चरण है अंतिम फेज ऑफ रिफॉर्म्स 1919 से 1949 तक का। तो इतने चरणों में हम अगर उसको बांट कर पढ़ें तो हम छोटी छोटी बारीक चीजों पर भी ध्यान दे पाएंगे और हमें उसके ऐतिहासिक आधारों को ढूंढने में समस्या नहीं होगी। जो मैंने कहा कि ऐतिहासिक आधार के अध्ययन की आवश्यकता क्या है। संविधान कोई भी हो, 2 तरीके के संविधान हो सकते हैं अगर हम ऐसे स्रोत के हिसाब से देखें। पहला यह होगा कि किसी ने संविधान लिखा और संविधान लिखकर हमने किसी को सौंप दिया, जिसको हम कहते हैं ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन। निर्मित संविधान है। संविधान का निर्माण करने के लिए एक संस्था बनाई और संविधान उस संस्था ने बनाया, लिखा और लिखकर उसको विधायिका से पारित कराया या किसी राज्य को सौंप दिया, शासन व्यवस्था को। यह हो गया फ्रेम्ड या निर्मित संविधान।
एक संविधान ऐसा होगा जो धीरे धीरे लंबी अवधि में विकसित होता जाएगा। कभी एक संकल्पना, फिर कुछ वर्षों के बाद दूसरी संकल्पना, फिर तीसरी संकल्पना, इस तरीके से वो धीरे धीरे एक लंबी अवधि में उसका विकास होगा, जिसको हम कहते हैं इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक हो गया निर्मित या फ्रेम्ड। ये क्या है? एक निश्चित अवधि में किसी संस्था द्वारा लिखा गया संविधान है यह। और दूसरा है विकसित, अंग्रेजी में कहेंगे इसको इवॉल्व्ड। लंबी अवधि में विभिन्न संकल्पनाओं का विकास। ये दो तरह के संविधान हमारे सामने दिखते हैं। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि संविधान या तो निर्मित होता है या विकसित होता है, ईदर फ्रेम्ड और इवॉल्व्ड। भारत के संविधान की विशेषता क्या है कि यह विकसित है फिर निर्मित है। इट हैज इवॉल्व्ड फर्स्ट, पहले इसका विकास हुआ है और तब जाकर हमने इसको लिखा है और उसको संविधान सभा ने पारित किया है और अधिनियमित किया है, वॉटेवर। तो भारत के संविधान के विकास या भारत के संविधान के इतिहास को समझने का मूल कारण यह होगा कि एक व्यक्ति ने अपनी मर्जी से या एक समूह ने अपनी मर्जी से उसको नहीं लिखा। समय समय पर कौन कौन सी संकल्पनाएं उसमें आती गईं, जुड़ती गईं, क्यों जुड़ी, उनका क्या प्रभाव पड़ा और आज के संविधान में वो किस रूप में रखी गई हैं, इसकी समझ तभी होगी जब हम उसके ऐतिहासिक आधारों की खोज करेंगे। तो पहला कारण तो यह है कि एक जीवंत प्रणाली के तौर पर संविधान की समझ विकसित करने के लिए उसके ऐतिहासिक आधारों की समझ का होना अनिवार्य है। दूसरा है कि जब हम संविधान की समझ विकसित करेंगे तो उसके लिए हमें इतिहास में सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सबकी समझ रखनी पड़ेगी। तभी हम संविधान की समझ विकसित कर सकते हैं कि यदि संविधान ने जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग आदि आधारों पर विभेद रोका है तो यही आधार क्यों, निवास स्थान क्यों नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान तो है, निवास स्थान नहीं है उसमें आधार के तौर पर। अनुच्छेद 15 में देयर इज नो वर्ड रेसिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ है, तो रेसिडेंस को क्यों नहीं रखा हमने विभेदीकरण रोकने के आधार के तौर पर। इन 5 आधारों का ही उल्लेख क्यों किया संविधान ने, इसकी समझ तभी विकसित होगी जब हम ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणाली या व्यवस्था को समझते हैं। इसके लिए हमें संविधान के इतिहास के आधारों की जरूरत होती है और विधिक प्रणाली के आधार पर संविधान के विकास की समझ, कैसे कैसे कानूनों में परिवर्तन हुआ, क्यों परिवर्तन हुआ और कैसे उन कानूनों ने संविधान को प्रभावित किया, इसकी समझ भी तभी होगी जब हम इतिहास के अध्ययन की तरफ जाएंगे। तो पहला कारण है कि विकसित संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अध्ययन के लिए, दूसरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणाली की बेहतर समझ के लिए, तीसरा संविधान को एक जीवंत प्रणाली, लिविंग एंड ब्रीदिंग मैकेनिज्म की तरह समझने के लिए, और
कानूनों में होने वाले परिवर्तनों से संविधान पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए हमें संविधान के ऐतिहासिक आधारों की समझ होनी चाहिए।